जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। रक्षा कर्मचारियों का एक संगठन है जिन्होंने वेतन आयोग के सामने एक डिमांड रखी है, और वो डिमांड है डीएडीआर के फॉर्मूले को चेंज करना, यानी महंगाई के अनुसार आपके डीएडीआर को बढ़ाया जाए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एक नई डिमांड रखी है रक्षा कर्मचारियों के एक संगठन ने। रक्षा कर्मियों के डीएडीआर को ज्यादा बढ़ाया जाए महंगाई के हिसाब से, यानी फॉर्मूले को चेंज करा जाए। क्या है पूरी डिमांड, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सरकार ने 20% डीए में वृद्धि करी और 1 लाख रिक्तियों की घोषणा की। खुशखबरी मिली कर्मचारी को। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी सरकार की जिन्होंने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में 20% की वृद्धि कर दी। जी हां दोस्तों, मैं किस कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, किन पेंशनर की बात कर रहा हूं, किस सरकार की बात कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा खबर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा किस तरीके से तमाम संगठनों ने हाईएस्ट की डिमांड करी है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए, न्यूनतम वेतन ज्यादा दिया जाए, वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट भी ज्यादा दिया जाए, एचआरए, फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी सीमा को ज्यादा दिया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जितने की डिमांड करी है उसके अनुसार आपको मिलेगा कितना, क्या उतना ही मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। कुछ अनुमानित आंकड़े मैं आपको समझाना चाहूंगा इस टेबल के अनुसार। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो कांप जाएगा सरकारी खजाना। एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सपर्ट ने बताया कि अगर पेंशनर को, कर्मचारियों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है या फिर थोड़ा कम दिया जाता है तो दोस्तों फिर सरकारी खजाने पे दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ एक्सपर्ट की। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कुछ पेंशनर्स ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी। उन्होंने कहा कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, हमें बता दीजिए क्या ये टेबल सही है या फिर गलत है, रियल है या फिर फेक है। अब दोस्तों ऊपर देखिए क्या लिखा है, 18 मंथ डीए एरियर टेबल रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है उस पर टेबल जारी कर दी है। चेक देयर टोटल एरियर, आप अपनी रैंक के अनुसार टोटल एरियर देख लीजिए जितना आपको मिलेगा। तो दोस्तों एक टेबल जारी हुई है सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट तक। तो दोस्तों क्या ये टेबल सही है, गलत है, किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन करी गई है, ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि सच्चाई का पता करना मेरा काम है और आपको समझाना भी मेरा काम है। तो आपको पता लगेगा क्या ये टेबल सही है या फिर गलत है। क्या वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई नई टेबल जारी करी गई है जिसमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने की बात कही हो, ये मैं आपको समझाऊंगा टेबल दिखाकर। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। रक्षा कर्मियों के संगठन ने डीए और डीआर की गणना के लिए नए फॉर्मूले की मांग करी है। जी हां दोस्तों, रक्षा कर्मचारियों का एक संगठन है जिन्होंने वेतन आयोग के सामने, सरकार के सामने एक डिमांड रखी है कि डीएडीआर के फॉर्मूले को चेंज करा जाए। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीएडीआर की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, यानी फॉर्मूले को बदलने की मांग करी है। महंगाई के हिसाब से फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए, बदला जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस कर्मियों को, रक्षा कर्मियों को पेंशन और सैलरी में ज्यादा डीएडीआर मिल पाए, ये डिमांड करी है। संगठन का दावा है कि मौजूदा फॉर्मूला अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक जीवन यापन लागत को प्रतिबिंबित नहीं करता। जी हां दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि छोटे मोटे डीएडीआर से
हमारा जो जीवन यापन है वो पूरा नहीं होता, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं सुधरती। तो इस वजह से उन्होंने डिमांड करी है कि फॉर्मूले को चेंज करा जाए वेतन आयोग के द्वारा। जो डीएडीआर का पुराना फॉर्मूला है उसकी जगह महंगाई के हिसाब से नया फॉर्मूला दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डीएडीआर बढ़ सके और फिर वो पेंशन सैलरी में जुड़ सके। ये डिमांड करी है। एआईडीएफ एक फेडरेशन है रक्षा कर्मियों की, उन्होंने कर्मचारी विशिष्ट जीवन यापन लागत सूचकांक बनाने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि एक सूचकांक बनाया जाए, एक टेबल बनाई जाए, एक फॉर्मूला बनाया जाए और उसके तहत जो बाहर महंगाई है उसके हिसाब से डीएडीआर को बढ़ा जाए। तो दोस्तों बिल्कुल सही डिमांड है, मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो पुराना फॉर्मूला है उसको हटाकर नया फॉर्मूला एडॉप्ट करना चाहिए, महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़ना चाहिए। तो यही मांग रखी है रक्षा कर्मचारियों के संगठन ने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सरकार ने 20% डीए में वृद्धि करी और 1 लाख रिक्तियों की घोषणा करी। खुशखबरी मिली कर्मचारियों को। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये खुशखबरी है वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। वहां की जो सरकार है, जी हाँ दोस्तों, वहां के जो मंत्री हैं वो बीजेपी की है। बीजेपी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार को लागू करोगे तो हम कर्मचारियों को, पेंशनर्स को खुशखबरी देंगे। और दोस्तों बाद में वेस्ट बंगाल में बीजेपी के ही मंत्री की घोषणा हुई। तो दोस्तों उन्होंने ये घोषणा करी है अपने कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए, राज्य के पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए। अब दोस्तों डीए में 20% की वृद्धि कर दी है, 20% यहां पे बढ़ोतरी हो गई है। नई कुल महंगाई भत्ता दर हो गई मूल वेतन का 38%। जी हाँ दोस्तों, अब 38% डीएडीआर के हिसाब से यहां पे पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और प्रभावी तिथि है 1 अक्टूबर 2026 की। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2026 से ये बढ़ा हुआ डीएडीआर मिलेगा। अब जो लाभार्थी हैं वो कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी। अब वेतन अंतर का जो प्रभाव है वो भी कम हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएडीआर मिलता है और फिर जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को डीएडीआर मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ घाटे को 22% अंक तक कम करता है। यानी तुलना करी है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएडीआर मिलता है और फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीएडीआर मिलता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 20% की जो बढ़ोतरी करी है तो उस हिसाब से उस अंतर को यहां पे कम कर दिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, अगर हम तुलना करें राज्य सरकार के कर्मचारियों की। अब दोस्तों इसमें कुछ पेंशनर्स कर्मचारी मेरे से कह रहे थे, क्या सर जो ये डीएडीआर में 20% की बढ़ोतरी करी है ये किस वेतन आयोग के हिसाब से करी है? क्या छठे वेतन आयोग के हिसाब से करी है या फिर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से करी है? अब जैसा आपको पता है वेस्ट बंगाल में छठा वेतन आयोग ही चल रहा है। तो दोस्तों जो ये बढ़ोतरी करी है ये 6 सीपीसी के डीएडीआर के हिसाब से करी है, छठे वेतन आयोग के अनुसार, क्योंकि आगे चलकर वेस्ट बंगाल में 7 सीपीसी भी लागू होगा जैसा कि सरकार ने कहा था। तो दोस्तों अभी जो ये 20% की बढ़ोतरी करी है, 20% की ये करी है 6 सीपीसी के हिसाब से, छठे वेतन आयोग के हिसाब से। बाद में वेस्ट बंगाल के जो पेंशनर्स है, कर्मचारी है, उनको 7वां वेतन आयोग भी मिलेगा। तो राज्य सरकार इन मामलों में थोड़ा पीछे है, डीएडीआर वृद्धि करने में या फिर कोई नया वेतनमान देने में, पे कमीशन देने में। लेकिन हालांकि अब बीजेपी सरकार वहां पे आ गई है तो सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। जो पुराना उनका डीएडीआर है जो 2009 से देना है वो भी उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ 20% की यहां पे और वृद्धि कर दी, यानी बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है। तो दोस्तों जो यहाँ के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको यहाँ पे फायदा मिल गया। साथ ही साथ 1 लाख सरकारी नौकरियां भी और कल्याणकारी योजना भी यहाँ पे दे दी वहां की सरकार ने, वहां के मंत्री ने, यानी 1 लाख सरकारी नौकरी और फिर कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी लागू कर दी। तो दोस्तों ये सब चीजें मिल जाएंगी वहां के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों एक जानकारी मैंने आपको ये दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों किस तरीके से संगठनों ने डिमांड करी है कि किस तरीके से हाईएस्ट ट्रीटमेंट फैक्टर या फिर हाईएस्ट पेंशन, मिनिमम पे, एचआरए, फैमिली पेंशन, पेंशन ग्रेजुएटी सीमा दी जाए 8 सीपीसी में। अब मैं आपको बताऊंगा जो डिमांड करी है क्या उतना ही आपको मिलेगा या फिर उससे थोड़ा कम मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहली डिमांड है न्यूनतम वेतन की, मिनिमम पे की। ये मांगी है 69,000 दी जाए 8 सीपीसी में। अब दोस्तों आपको कितना मिल सकता है? आपको मिल सकता है मिनिमम पे 34,000 से और 45,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये आप
नोट करके रख लीजिए। इसी के आसपास अनुमानित है कि आपको मिनिमम पे मिल सकती है। डिमांड करी है 69,000 की, लेकिन मिलेगा कितना? 34,000 से 45,000 के बीच में मिनिमम पे। अभी 18,000 रुपए, तो 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 34,000 से 45,000 के बीच में। अब दोस्तों यहां पे संगठन ने मांगा है फिटमेंट फैक्टर 3.83 का। अब आपको कितना मिल सकता है? आपको मिल सकता है, नोट कर लीजिए, 1.86 से और 2.40 के बीच में। जी हां दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.83 का, लेकिन दिया जा सकता है आपको 1.86 से 2.40 के बीच में। यह भी आप नोट करके रख लीजिए। वार्षिक वेतन वृद्धि, यहां पे एनुअल इंक्रीमेंट मांगा है 6%। यह आपको मिल सकता है, 3% तो अभी है, 3% तो अभी आपको मिल रहा है, तो 3% वही रह सकता है, या फिर 5%। जी हां दोस्तों, 3 से 5% के बीच में आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल सकता है। हाईएस्ट की डिमांड करिए 6% की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 3% भी रह सकता है, या फिर 5%, या फिर इसके बीच में। फिर दोस्तों एचआरए मांगा है 30%, 35% और 40%। अभी है 10, 20 और 30% सिटी के हिसाब से। अब दोस्तों जो आपका एचआरए है वो आपका रह सकता है इसी के हिसाब से। जी हां दोस्तों, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। 10, 20 और 30% भी रह सकता है, और इसे रिवाइज करके 40, 35 और 30% भी रह सकता है। 30% तो है ही, 35 और 40 या फिर 45, 50 के बीच में भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये रिवाइज रेट हो सकते हैं। अब दोस्तों फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन का 60% दिया जाता है डिफेंस में। बेसिक पेंशन का 60%। अगर मैं सिविल में बात करूं तो बेसिक पे का 30% फैमिली पेंशन मिलती है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो कम हो जाती है, नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हो जाती है, उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे डिमांड करी है 50% की, यानी बेसिक पे का 50%। तो दोस्तों इसे मैं लेके चलता हूं 30%। जी हां दोस्तों, 30% में लेके चल रहा हूं, यानी बेसिक पे का वही 30%, बेसिक पेंशन का वही 60%। फिर दोस्तों यहां पे पेंशन भी यहां पे लास्ट पे डॉन का 50% ही रहेगी 8 सीपीसी में। जी हां दोस्तों, लास्ट पे डॉन का 50%, बल्कि यहां पे अंतिम वेतन का 67% मांगा है। मैं यहां पे लेके चल रहा हूं 50% ऑफ लास्ट पे। जी हां दोस्तों, लास्ट पे डॉन का 50%, यानी इसमें कोई चेंज नहीं। ग्रेजुएटी सीमा यहां पे करी है 75 लाख रुपए। अब दोस्तों ग्रेजुएटी सीमा का एक रूल है कि जब आपका डीएडीआर 50% से ऊपर क्रॉस करेगा, तब आपकी 25% ग्रेजुएटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये रूल आगे भी अप्लाई होगा 8 सीपीसी में। लेकिन दोस्तों इस चीज को मैं यहां पे नहीं छेड़ूंगा। अभी 25 लाख ही मैक्सिमम लिमिट है ग्रेजुएटी की, 25 लाख, इसे मैं यहां पे नहीं छेड़ूंगा। ये तो आगे आपका 8 सीपीसी में बढ़ ही जाएगा कुछ सालों बाद, जब आगे चलकर 8 सीपीसी के बाद 50% डीएडीआर क्रॉस करेगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार आपकी ग्रेजुएटी सीमा को 75 लाख नहीं करेगी। ऐसा मुझे लगता है कि अभी आपकी ग्रेजुएटी नहीं बढ़ेगी 8 सीपीसी में, क्योंकि ऑलरेडी जब 50% डीएडीआर क्रॉस करा था, तो आपकी ग्रेजुएटी को सरकार ने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, यानी 20 लाख से 25 लाख कर दिया था। तो अभी 8 सीपीसी में इसे यहां पे नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने अनुमानित आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है 8 सीपीसी में। जितने की डिमांड करी है तो उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। यहां पे मैंने आपको अनुमानित बता दिया। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो कांप जाएगा सरकारी खजाना। एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है। अब क्या दी है जरा समझ लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर, हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की वकालत कर रहे हैं। इससे सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जो एक्सपर्ट है
उन्होंने बता दिया कि अगर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो सरकार के खजाने पे दबाव पड़ेगा। क्या लिखा है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर विचार विमर्श तेज हो गया है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वेतन संशोधन के लिए अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी हैं। हालांकि कर्मचारी संगठन जहां एक तरफ उच्च फिटमेंट फैक्टर, हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की वकालत कर रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सरकार के लिए इस भारी भरकम बढ़ोतरी को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। मौजूदा समय में सरकार को 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के खर्च का प्रबंधन करना है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि अगर छोटा सा छोटा फिटमेंट फैक्टर या फिर हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर भी दिया जाता है तो सरकार पे बहुत दबाव पड़ेगा, यानी सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से वो ज्यादा पे पेंशन यहाँ पे बढ़ाएं। फिर क्या लिखा है, एक्सपर्ट के अनुसार सरकार के सामने असली चुनौती सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं बल्कि इसके साथ जुड़े पेंशन योगदान में होने वाली भारी बढ़ोतरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और यूपीएस जैसी अंशदायी योजनाओं के कारण सरकारी खजाने पे पहले ही बड़ा बोझ है। जी हाँ दोस्तों, सरकार को आपकी पेंशन तो बढ़ानी है, लेकिन साथ ही साथ जो एनपीएस में कर्मचारी हैं, यूपीएस में कर्मचारी हैं, तो दोस्तों उसके खर्चे का भी देखरेख करना है, उसके खर्चे को भी देखना है। तो ये सब जानकारी इन्होंने दी है कि एनपीएस और यूपीएस जैसे अंशदायी योजनाओं के कारण सरकारी खजाने पे पहले ही बड़ा बोझ है और आगे भी बढ़ जाएगा। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर में गुणक होता है जिसका उपयोग सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए करती है। पिछले यानी 7 सीपीसी में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करके न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए तय किया गया था। अब दोस्तों ये रिपोर्ट एक्सपर्ट की है, वो भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पे दबाव पड़ेगा अगर आपकी बढ़ोतरी करी जाती है। सरकार पर अभी कितना बोझ है? लगभग 32-33 लाख केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के दायरे में है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14% का योगदान देती है। सरकार इस मद में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने एक्सपेंडिचर बताया कि इतना यहाँ पे सरकार भुगतान कर रही है। अब यूपीएस के व्यवस्था के तहत सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा यूपीएस में। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपए है तो सरकार को हर महीने 6,660 रुपए का अतिरिक्त योगदान देना होगा। पहले वो 14% था एनपीएस में, अब यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने पे और दबाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में महज 2% की मामूली बढ़ोतरी भी सरकार के खर्च को बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा देगी। अब इनका कहना है, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार 2% की मामूली बढ़ोतरी भी देती है तो सरकार पे दबाव पड़ जाएगा, आर्थिक दबाव पड़ जाएगा। हालांकि सरकार नेताओं की पे पेंशन सैलरी ज्यादा बढ़ाती है तब सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ता। अडानी अंबानियों का लोन माफ हो जाता है, वैसे ही तब बोझ नहीं पड़ता सरकार पे। कर्मचारियों का, पेंशनर्स का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने में 2% की बढ़ोतरी भी करने में सरकार की सांस फूल जाती है, उन पर आर्थिक बोझ आ जाता है। तो दोस्तों ये सही नहीं है, ये भेदभाव है, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेताओं की बढ़ रही है सैलरी, पेंशन 25% से ज्यादा, तब बोझ नहीं है। कर्मचारी पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने में, छोटा फिटमेंट फैक्टर देने में भी यहां पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। वाह भाई, आपका क्या विचार है जरा कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा। ये टेबल है 18 महीने के डीएडीआर की। ये टेबल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और ये टेबल हो सकता है कि आपके पास भी कल परसों नरसों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों जो आप टेबल देखेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेबल सही है या फिर गलत है, ताकि आप गुमराह होने से बच सके। अगर आपको ये पता होगा कि ये टेबल सही है तो आप फिर इसे शेयर करेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि ये टेबल फेक है तो दोस्तों फिर आप इस टेबल को शेयर नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल सही है या फिर गलत है, ताकि आपको सच्चाई मालूम हो। पेंशनर की रिक्वेस्ट पे ही ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास पेंशनर ने ही भेजी है और उन्होंने कहा है कि सर आप इस पर एक वीडियो बना के दे दीजिए ताकि हमको सच्चाई पता लग पाए। अब दोस्तों देखिए इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले 18 मंथ डीए एरियर टेबल
रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से ये टेबल जारी करी गई है। चेक देयर टोटल एरियर, आप इसमें अपना एरियर चेक कर लीजिए। और नीचे लिखा है सिपाही से कैप्टन तक 18 महीने का एरियर। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों किस तरीके से इस टेबल को बनाया गया है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर लास्ट में बताऊंगा क्या ये टेबल सही है या गलत है। सबसे पहला रैंक है दोस्तों यहाँ पे सिपाही, जिनकी बेसिक है 7 CPC की, मिनिमम पे है 21,700। और दोस्तों यहाँ पर वर्तमान कुल वेतन यहाँ पे निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, इस अमाउंट में कुछ अमाउंट को यहाँ पे जोड़ दिया और 35,480 कुल वेतन बना दिया। और दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, क्योंकि 18 महीने का एरियर है, तो इसलिए बेसिक को मिलाकर उसको ही मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, और एक सिपाही का एरियर बना दिया 18 महीने का 6,38,640। यानी बताया जा रहा है कि आपको इतना मिलेगा 18 महीने का डीए का एरियर। फिर दोस्तों ऐसी लांस नायक का बनाया 7,48,260 इस बेसिक को लेकर, इस बेसिक पे को लेकर, और साथ ही साथ टोटल कुल वेतन को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से। ऐसे दोस्तों हर एक रैंक के साथ किया है। जो इनकी बेसिक है उसमें अमाउंट जोड़कर उसे 18 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 से। और दोस्तों आपका एरियर बना दिया, हवलदार का बना दिया 10 लाख, नायक का बना दिया 8,57,000, नायब सूबेदार का बना दिया 12,59,000, सूबेदार का बना दिया 13,46,000, सूबेदार मेजर का बना दिया 13,59,260 और लेफ्टिनेंट का बना दिया 15,38,460। यानी कि दोस्तों इस तरीके से आपको इतना इतना एरियर मिलेगा, वो भी लाखों में। फिर आप जमीन पर नहीं हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। आपके पास 4 व्हीकल की गाड़ी नहीं, आपके पास 6 पहियों वाली गाड़ी होगी, 10 पहियों वाली गाड़ी होगी, जो राष्ट्रपति महोदय जी यूज करती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आजकल 80 से 90% फेक जानकारियां सोशल मीडिया पे चल रही हैं। 5% या फिर 8% ही सही जानकारियां आपको मिलेंगी, बाकी सब फेक जानकारियां आपको दी जाती हैं। ऐसे दोस्तों इससे पहले वित्त मंत्रालय का एक लेटर जारी करा गया, वित्त मंत्रालय का एक लेटर दिखाया जिसमें बताया गया कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया 1/1/2026 से। वो लेटर भी फेक निकल के आ गया। अब बता दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर की टेबल वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी, जैसे कि ऊपर बताया। और दोस्तों ये जानकारी, ये टेबल भी फेक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका 18 महीने का डीए का एरियर है वो पहले ही मना कर दिया सरकार ने, नहीं मिलेगा। और आगे खुदा ना खास्ता अगर दिया भी जाता है तो आपका जो टोटल एरियर है वो दोस्तों 11% पे बनेगा, यानी 21, 24 और 28% के हिसाब में। यानी 4%, 4% और 3%, 4, 4, 8 और फिर 3%, यानी टोटल 11% का आपको मिलना है 18 महीने का डीए का एरियर। अब दोस्तों इस मूर्ख ने क्या किया, जिसने भी टेबल बनाई है उसने बेसिक के साथ कुल वेतन को जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, बेसिक को ऐड करके कुल वेतन बना दिया और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, जो कि 18 महीने का है, और आपका एरियर बना दिया लाखों में। सिपाही का 6,38,000, नायक का 7,48,000। तो दोस्तों क्या आपका 18 महीने का इतना एरियर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका 18 महीने का एरियर है, एक सिपाही का एरियर है 25,000 से 40,000 के बीच में, सिर्फ 25,000 से 40,000 के बीच में, 45,000 के बीच में। और ये बता रहे हैं 6,38,000। हवलदार का 8,57,000 और बेसिक भी गलत लिखी है। एक हवलदार की बेसिक है 29,200 और ये बेसिक लिख रहे हैं 35,400, यानी बेसिक ही गलत कैलकुलेट करी है और एरियर तो महा गलत कैलकुलेट करा है। तो दोस्तों पूरी तरीके से ये टेबल फेक है। ऐसी टेबल आपके पास भी आ सकती है, तो बिलीव बिल्कुल भी मत करेगा, क्योंकि दोस्तों जो मूर्ख इंसान होता है उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती। जो भी वो गुणा भाग करता है, छोटा सा गुणा भाग भी करेगा तो उसमें भी गलती निकल के आ जाएगी। ये मूर्खों की पहचान होती है, कुछ भी उनको पता नहीं रहता, कुछ भी वो डिजाइन कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी खबरों से आप सावधान रहिए। अक्सर मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं, गुमराह होने से बचाता रहता हूं कि आप ऐसी चीजों पे बिलीव मत करिए और ऐसी चीजों को शेयर भी मत करिए। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी कई पेंशनर्स ऐसी फेक जानकारियों को शेयर कर देते हैं दुनिया भर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इतना समझाने के बाद भी। इससे होता क्या है कि बेचारे जो पेंशनर्स हैं उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहती, तो वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। फिर पूछते हैं सर मेरा इतना एरियर बन रहा है, मैं नायक हूं, मेरे को 8,57,000 एरियर मिलेगा, अब वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं।
बल्कि दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों पर आप बिलीव मत करिए। पहले आप खुद जान लीजिए कि ये सही है या गलत है। अगर नहीं समझ में आता तो हमसे पूछ लीजिए, हम बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, बता देते हैं कि ये फेक है या फिर है। मैंने आपको पहली लेटर की जानकारी दे दी थी कि वो 50% डीए वाला जो मर्ज वाला था वो फेक लेटर है, बहुत पहले ही दे दिया था। लेकिन तब भी ऐसी जानकारियां शेयर हो रही हैं, ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो दोस्तों ये सब टेबल फेक है। अगर आपके पास भी आती है तो शेयर मत करेगा, बिल्कुल भी कहीं शेयर मत करेगा, नहीं तो फिर आप ही परेशान होंगे या फिर दूसरे पेशेंट परेशान होंगे, क्योंकि ये सही जानकारी नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने लेकर आया था। कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे सुझाव कमेंट भी आप जरूर करेगा ताकि दूसरे पेशेंट भी समझ पाए, देख पाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपका जरूर दूंगा। तब तक दोस्तों चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।